ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल 6, फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में ही है। ठीक है। फंक्शनल टाइप और नॉन फंक्शनल टाइप कितने टाइप की होती है? फंक्शनल टेस्टिंग यूनिट टाइप। फर्स्ट है यूनिट टेस्टिंग। ये क्लियर था, ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया था, डिटेल में लिखा, पढ़ना चाहो स्लाइड्स में है ये। फिर इंडिविजुअल कंपोनेंट को चेक करना, कंपोनेंट बेस्ड टेस्टिंग बेसिकली। यूनिट टेस्टिंग डेवलपर भी अपने एंड पे करते हैं अपने कोड को चेक करने के लिए। अपने कोड लिखा होता है उसको चेक करने के लिए भी कोड लिखा जाता है, यूनिट टेस्ट के कोड्स होते हैं। ठीक है, वो उस तरीके से करते हैं। फिर डेवलपर भी एक एक कंपोनेंट को चेक करते हैं। यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग वही है, यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्लियर है। इंटीग्रेशन, आप अलग अलग मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके देख रहे हो। सिस्टम टेस्टिंग, ओवरऑल सिस्टम्स को डेवलप करके। परफॉर्मेंस टेस्टिंग यहाँ पे भी आती है सिस्टम टेस्टिंग के पार्ट में। क्लियर। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्लियर है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग बेसिकली क्या है कि एक सिंगल मॉड्यूल है। फॉर एग्जांपल एट प्रोडक्ट वाला एक पेज, प्रोडक्ट का पेज है, इसमें हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा पेज है कार्ट वाला, ऐड टू कार्ट, इसमें मल्टीपल ऑप्शन दिखेंगे। फिर है चेकआउट वाला पेज, यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। पहले अलग अलग डिटेल्स पेज हैं, आपस में कंबाइन करके कैसे चल रहे हैं। क्लियर। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग, फुल्ली इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, पूरे सॉफ्टवेयर को एंड टू एंड हम चेक करेंगे। जैसे लाइव एनवायरनमेंट में वो जाएगा ना, उसका बिल्कुल सेम प्रोसेस करके। अभी तो मॉड्यूल वाइज कर रहे थे, वहां पे तो पूरा एक कंप्लीट पैकेज जाएगा, तो उस कंप्लीट पैकेज को टेस्ट करना, उसे क्या बोलते हैं हम? सिस्टम टेस्टिंग। कोई सॉफ्टवेयर बन गया है, अलग अलग डिवाइसेस पे कैसा चलेगा, बड़े स्क्रीन पे कैसा दिख रहा है, छोटे स्क्रीन पे कैसा दिख रहा है, मैक पे कैसा चल रहा है, क्रोम पे कैसा चल रहा है, ओपेरा पे कैसा चल रहा है। कभी कभी ब्राउजर पे अलग अलग डिफेक्ट आते हैं। कोई डिफेक्ट क्रोम पे आ रहा है और वो मोजिला पे नहीं आ रहा है। हो सकता है मोजिला पे आ रहा हो किसी और ब्राउजर, तो ब्राउजर टाइप पे भी आ सकते हैं, मशीन टाइप पे भी डिफेक्ट आ सकते हैं। तो सब कहाँ पकड़े जाते हैं? सिस्टम टेस्टिंग। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, की परफॉर्मेंस चेक करना कि सर्वर से पेज कितनी जल्दी लोड कर रहा है। रिस्पॉन्स टाइम चेक करना, उसका लोड चेक करना, स्टेबल कितना है उसको चेक करना। परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्लियर है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में अलग अलग आता है, लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, स्केलेबल, स्टेलेबिलिटी। स्केलेबल की हम एप्लीकेशन को कितना इंक्रीज कर सकते हैं, स्टेबिलिटी की कितना स्टेबल है। लोड टेस्टिंग, कितना ज्यादा लोड एप्लीकेशन ले सकती है। स्ट्रेस टेस्टिंग की किस पॉइंट पे वो ब्रेक हो रही है, कि 1,000 यूजर पे, 5,000 यूजर पे वो ब्रेक हो रही है, वो उसके पॉइंट को ढूंढना। स्केलेबल, अपवर्ड स्केलिंग, हम इंक्रीज करते हैं। जैसे मैंने एक यूजर मान लिया पार्टिकुलर पॉइंट पे कि ये 10,000 पे ब्रेक होती है, मुझे पता है, तो पहले मैं 5,000 पे चेक करूंगा, 5,000 पे तो नहीं है, अपवर्ड स्केल करता जाऊंगा। 6,000 यूजर, 7,000 यूजर, 8,000, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ब्रेक हो रही होगी। या ऐसा नहीं मिला तो डाउन, कि 20,000 यूजर पे मुझे पता है ब्रेक हो रही है, तो 20,000, 15,000 आया, 12,000 आया, 10,000 आया, डाउनवर्ड स्केल करना। तो ये सारी टेक्निक परफॉर्मेंस टेस्टर्स की होती है। ठीक है। कंपेटिबिलिटी टेस्ट करना, इसमें बेसिकली क्या है, आपको सॉफ्टवेयर की कंपेटिबिलिटी, विंडोज के, ये मैनुअल टेस्टर फंक्शनल टेस्टर तो करता ही करता है, नॉन फंक्शनल दोनों करते हैं। तो ये आपके एरिया में भी आएगा, फंक्शनल टेस्टिंग एरिया में भी आएगा कि सॉफ्टवेयर की कंपेटिबिलिटी चेंज हो रही है, तो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में मल्टीपल मशीन्स पे आप चेक करते हो। फिर मल्टीपल ब्राउजर्स पे चेक करते हो, IE, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, यूसी, ओपेरा, एज, एज नहीं दिखाए, अच्छा IE दिखाया, IE एज हो गया, आई हट के एज आ गया, आई पे टेस्टिंग नहीं होती हो, ब्राउजर बंद हो चुके हैं। इधर विंडो 7, विंडो 8, तो ये रिक्वायरमेंट का पार्ट होता है कि कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसको पता है कि मेरा सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ चलेगा। ये बिजनेस जोन में चलेगा, जहाँ पे बिजनेस लोग बैठते हैं, तो पुरानी विंडोज को यूज नहीं करते हैं, अपग्रेड हो गई है, तो 7, 28, 9 विस्ता ये हट चुकी है। लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो गांव के लोग भी यूज करेंगे, तो हो सकता है उनके पास पुराने सिस्टम है, 7 विस्ता 98 को यूज कर रहा हो। ठीक है, तो उस पर भी उनको सपोर्ट चाहिए, तो उस पर भी वो टेस्टिंग कराते हैं। सॉफ्टवेयर की अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड होता है कि वो कितनी एरिया में टेस्ट होगा।
क्लियर है? तो सेम टेस्ट केस को आपको दूसरे डिवाइस पे चलाना होता है। ऐसा नहीं कि एक बार टेस्ट बना दिया, एक ही जगह चलेगा, वो 10 बार चलेगा, अलग अलग मशीन्स पे चलेगा, अलग अलग ब्राउजर्स पे चलेगा। क्लियर? ये सब पार्ट होता है फंक्शनल का। टेस्ट केस डेवलपमेंट हमने सीख लिया था, टेस्टिंग टेक्निक्स बेसिकली। अब एक टेस्टिंग टेक्निक्स हमने पढ़ी थी, ब्लैक बॉक्स टेक्निक्स, ठीक है, डिसीजन टेबल, ऑल पेयर। वैसे ही कुछ और टेक्निक्स होती हैं टेस्टिंग की जो आपको सीखनी होती है। पहला होता है एरर गैसिंग, ठीक है। एरर गैसिंग टेक्निक कहती है कि इट्स अ टेक्निक इन विच नो स्पेसिफिक मेथड फॉर आइडेंटिफाई द एरर। एक टेक्स्ट बॉक्स बना है, ठीक है, एक फॉर्म बना हुआ है, उसमें आपको एरर ढूंढने हैं। तो आप रैंडमली उसमें अपने एक्सपीरियंस से ढूंढ रहे हो यार। बटन क्या होता है कि मैंने कोई एंट्री कर दी, 9 दबा दिया, 9 का बहुत सारा प्रिंट कर दिया, 99999 प्रिंट करके देख लिया, क्या वो अनलिमिटेड नंबर तो नहीं ले रहा है? अगर अनलिमिटेड नंबर लेगा तो गलत है वो, ठीक है। 000 तो ले रहा है, क्या यूजर नेम लिखा है वहां पे, क्या वो नेम तो नहीं ले रहा है? या फिर नेम लिखा है, ठीक है, तो वो नंबर तो एंटर नहीं हो जा रहे हैं। वो वैलिडेशन सारी चलनी चाहिए उसकी। कुछ आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे चेक करते हो, यार उस पहले प्रोजेक्ट में दिक्कत आई थी, क्या ये वहां से तो नहीं आ रही है? अपने पुराने एक्सपीरियंस को यूज करके आप टेस्टिंग करते हो। इस मेथड कहते हैं एरर गेसिंग। कोई स्पेसिफिक नहीं है ये, ठीक है। कैसे? जैसे एंटर ब्लैंक स्पेस इनटू द टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड में ब्लैंक स्पेस करके फॉर्म भर के देखो। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इसमें क्या आती है? नल पॉइंटर एक्सेप्शन आती है कि जो एंट्री नहीं है ना, डेटाबेस में एंट्री जाएगी तो एरर क्रिएट करेगा। इनवैलिड पैरामीटर्स, पैरामीटर्स को इनवैलिड डाल के देखो। डिवाइड बाय जीरो की एरर आती है कि एक्सेप्शन हैंडल किया है नहीं किया है, दो नंबर को डिवाइड करना था, आपने जीरो करके देख लिया, पता लगा स्क्रीन पे एरर आ गई। क्लियर? यूज मैक्सिमम लिमिट ऑफ फाइल्स टू बी अपलोडेड। कोई फाइल अपलोड करने का ऑप्शन है, उसमें आप मैक्सिमम फाइल अपलोड करके देख रहे हो कहीं हैंग तो नहीं हो रहा है। चेक बटन विदाउट एंटरिंग डेटा, बटन क्लिक कर रहे हो बिना डेटा डाले हुए। इंक्रीमेंट ऑफ टेस्ट केसेस डिपेंड अपॉन द एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। कितने टेस्ट केस लिखनी है, कितनी फंक्शनैलिटी कवर करनी है, ये कंप्लीटली टेस्टर पे डिपेंड होता है। क्लियर? Purpose of error guessing. The main purpose of error guessing technique is to deal with all possible error which cannot be identified as informal testing. इनफॉर्मल टेस्टिंग मैंने बताया था एडॉक वाले की रैंडमली चेक करके देखते हो, तो उससे सारे कुछ चीजें चेक नहीं होती। तो आप एरर गैसिंग करने के लिए सारे एरर्स को एक बार रैंडमली चेक करते हो। मेन पर्पस, डील विथ ऑल पॉसिबल एरर विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। इट मस्ट कंटेन ऑल इंक्लूसिव सेट ऑफ टेस्ट केसेस विदाउट स्किपिंग एनी प्रॉब्लमेटिक एरिया विदाउट इन्वॉल्विंग टेस्ट। कोई टेस्ट केस बार बार ना चले, ठीक है। उसके टेस्टिंग कंप्लीट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेफ्ट इनकम्प्लीट ड्यूरिंग द फॉर्मल टेस्टिंग। फॉर्मल टेस्टिंग में हम निगेटिव सिनेरियोज को बहुत ज्यादा कवर नहीं कर सकते, तो वो सारी चीजें एरर गैसिंग में आ जाती है। क्लियर? हम्म। नहीं, एरर देखो कि जैसे फॉर्म है, फॉर्म में आप ब्लैंक एंट्री मार के सबमिट कर रहे हो तो मतलब गलत है, ठीक है। तो आप ये सारे कि उसमें नेम लिखा हुआ है, आप नंबर डाल के देख रहे हो, वो एंटर यूजर ले एंट्री करा रहा है, तो वो रॉन्ग है। तो आपको एक एनालिस्ट की तरह उसको चेक करना है कि एप्लीकेशन कैसी चलनी चाहिए, और एसआरएस में लिखा होगा कि ऐसी चलनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि एसआरएस में सारी चीजें मेंशन हो, अब एक एक छोटी चीज तो मेंशन नहीं होती, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग टेस्टर की होती है कि एप्लीकेशन को अच्छा बनाना है। क्लियर? एडवांटेज क्या है? गुड अप्रोच टू फाइंड द चैलेंजिंग पार्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर, यूज टू enhance the formal test case design. With the help of this technique we can disclose the bugs which are probably identified over extensive testing. Therefore the test engineer can save lot of time. अगर हम एक एक नंबर को चेक करते जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, रैंडमली चेक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आ जाता है इशू, टाइम बचता है। प्रॉब्लम क्या है कि पर्सन ओरिएंटेड है, हर बंदे की सोच अलग अलग है, वो अपने हिसाब से टेस्टिंग करे, कोई प्रोसेस नहीं है इसमें। क्लियर? प्रोसेस मतलब कि एक कोई रूल नहीं है, सेट ऑफ रूल तरीका नहीं है, सब बंदे की अप्रोच अलग अलग है, तो सब अपने अपने स्टाइल से टेस्टिंग करेंगे। तो ये मेरी टेस्ट की।
इफ वी यूज दिस टेक्निक वी मे नॉट अचीव द मिनिमम टेस्ट कवरेज। कितने कम से कम कितने टेस्ट केस करने हैं, हम उसकी कवरेज को नहीं बता पाएंगे। वी मे नॉट कवर द इनपुट और बाउंड्री वैल्यूज, बाउंड्री वैल्यूज कवर नहीं करेंगे। बाउंड्री वैल्यूज तो बताऊंगा क्या होती है। विद दिस वी कैन नॉट गिव द श्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी कैसा होगा उसकी श्योरिटी भी नहीं जा सकती। एरर कैसिंग टेक्निक कैन बी डन बाय दोस पीपल हु हैव प्रोडक्ट नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज है प्रोडक्ट की, वो कर सकता है। नए बंदे को बैठाओगे वो नहीं कर पाएगा। क्या एंटर होना चाहिए था, क्या इसका इनपुट रहेगा, क्या आउटपुट रहेगा, तो ये प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग टेक्निक। Equivalence partitioning technique, software testing in which input data is divided into partition of valid and invalid values. क्लियर है? मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स दे दिया गया इस फॉर एग्जांपल, उसमें बोला गया कि 18 से 40 तक की एज के पीपल या 18 से 16 तक की उसमें एंट्री कर सकते हैं, 18 से नीचे नहीं, 16 से ज्यादा नहीं। कोई लोन है या कुछ टर्म इंश्योरेंस है, ऐसी कोई पॉलिसी जहाँ पे 18 से ऊपर लोग और 60 से नीचे लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या एक नंबर से 100 नंबर तक चेक करना है? नहीं करना है। तो मुझे वैलिड इनपुट और इनवैलिड इनपुट का डिसीजन बनाना पड़ेगा कि 18 से नीचे वाले इनवैलिड है, तो मैं क्या करूं? जैसे एक एग्जांपल है, एंटर ओटीपी नंबर, और ओटीपी नंबर 6 नंबर का होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक इनवैलिड कैटेगरी निकाल ली कि वन टेस्ट केस लिखेंगे जिसमें डिजिट 7 से ज्यादा होंगी, और वो 7 से ज्यादा कोई भी हो सकती है। दूसरी इनवैलिड कैटेगरी निकाले, डिजिट 5 से कम होंगी। क्लियर है? दो इनवैलिड कैटेगरी निकाल ली। अब इसमें 7 से ज्यादा, 7 भी, 8 भी, 9 भी ट्राई करके देख सकता। क्लियर? 7 से ज्यादा की सारी कैटेगरी इनवैलिड रहनी चाहिए, वो इसके अंडर में आएगा। 7 से ज्यादा की इनवैलिड इसमें। क्लियर? कॉम्बिनेशन नंबर का कोई भी हो सकता है इसमें, इसमें भी। वैलिड क्या है? 6 डिजिट, तो 6 डिजिट का एक नंबर एक वैलिड और बना दिया, 6 डिजिट का नंबर। दो 6 डिजिट के नंबर वैलिड हो रहे हैं, ओटीपी नहीं हो रहे। कहने का मतलब है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 18 और 60, तो इसके तीन वैल्यू कंडीशन बन गई। एक तो बन गई 0 से 18, एक बन गई 18 से 16, तो 60, एक हो गई 60 से अबव। तो मेरी जो भी नंबर मैं 60 से अबव डालू वो इनवैलिड की कैटेगरी में आना चाहिए, 18 से 60 डालू वो वैलिड आना चाहिए। जो 18 से नीचे करूँ तो हाँ, तो उसमें से मैं रैंडमली नंबर डालूंगा। अब 0 से 18 सारे नंबर तो चेक नहीं करूंगा, 18 से 42 ज्यादा सारे नंबर तो चेक नहीं करूंगा, रैंडमली डाल के देखूंगा कि मैं पार्टीशनिंग कर रहा हूँ अपने इनपुट्स की। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई? इनपुट्स की पार्टीशनिंग कर देंगे। तो ये एक एग्जांपल है, और ये एक एग्जांपल सामने दिया, एक एग्जांपल मैंने आपको बताया। ऐसी मल्टीपल टाइम्स अलग अलग कंडीशन में ये लगेगा, ऐसे बहुत इक्वलेंस पार्टीशन। आप अपने रिजल्ट को, जो भी एंट्री करेगा डाटा, उसको पार्टीशन कर रहे हो वैलिड्स और इनवैलिड्स में। सारे वैलिड्स एक जगह होने चाहिए, सारे इनवैलिड्स एक जगह। हम्म हम्म सेकंड वाला जो ग्रेड है, ये कह रहा है कि 6 नंबर का ओटीपी होना चाहिए। तो वो आपने जैसे 3 नंबर टेस्ट, 6 डिजिट का नंबर दिया, हाँ। तो फिर इधर में क्यों हम वापस चेक कर दें? किस पर हमें चार कैटेगरी बना दी, दो इनवैलिड की, दो वैलिड। इसलिए हमारी दो वैलिड कंडीशन क्या है? 6 ही है। अगर कोई और होती या 6 भी ले लेता है, 4 भी लेता है, दो इधर आ जाती, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। ये बहुत जरूरी है। जैसे इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग है, इस पर डिपेंड करता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या कहता है कि आप सबसे ज्यादा एरर्स कहाँ आती है? बाउंड्री पे। मैंने बोला था कि 18 से कम और 16 से ज्यादा, तो जिस नंबर पे ज्यादातर गलती आएंगी वो ही 17, 18 और 19। ये तो आपको चेक करने ही करने, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन कहती है। ठीक है, फिर उधर 60 था, तो 59 और 61, 16, 59, 60, 61, ये कंडीशन तो आपको लेनी ही लेनी है। क्योंकि ज्यादातर कंट्री कहाँ पे होंगी? इक्वल टू, लेस देन का साइन डेवलपर ने लगाया होगा अपने अपने इम्प्लीमेंटेशन में, तो वहां पे गलतियां होती हैं। बाउंड्री वैल्यू कहते हैं कि देर इज 1830 आर द बाउंड्री वैल्यू
दैट्स व्हाई टेस्टर पे मोर अटेंशन टू दिस वैल्यू। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी वैल्यू को उतने नहीं देना, लेकिन इन वैल्यू पे ज्यादा अटेंशन पे करनी है जो बाउंड्री पे। क्लियर? 18 to 30 है तो 18 पे, 30 पे, 31 पे, 29 पे, 17 पे, 19 पे, इस पर ज्यादा चाहिए होगा। इन वैल्यूज को आपको ज्यादा ध्यान में रखना है टेस्टिंग करते अगर किसी की डिमांड हो, जैसे कि टाइम। मैंने आपको बोला सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, जैसे कि मेरे को दो चाहिए, तो दो डिजिट है, मतलब दो ओटीपी चाहिए, एक 4 डिजिट का, एक 6 डिजिट का। हाँ, तो 4 का भी वैलिड होगा। हाँ, तो वैलिड में 4 डिजिट का वैलिड हो जाएगा और 6 डिजिट का वैलिड हो जाएगा। तो आप 4 भी ले सकते हो और 6 डिजिट भी। ठीक है, तो वैलिड कैटेगरी अलग बन जाएगी, दो इनवैलिड, दो वैलिड कैटेगरी। इसका पार्टीशनिंग आप अपने हिसाब से, पार्टीशनिंग इसलिए की है ताकि मेजर नंबर ना डालना पड़े। अब 7 से ज्यादा तो बहुत कुछ हो सकता है, 7, 8, 9, 10 कुछ भी, तो वहाँ रैंडमली भी वैल्यू डालें, वो इस कैटेगरी में आनी चाहिए कि इस कैटेगरी की वैल्यू इस इनवैलिड पोर्शन को जस्टिफाई करनी चाहिए, वैलिड कैटेगरी की वैल्यू वैलिड को जस्टिफाई करनी चाहिए। कि अगर 6 की वैल्यू डालो तो वो जस्टिफाई होना चाहिए। क्लियर है? बाउंड्री वैल्यू कंडीशन समझ में आ रही है कि कहाँ पे ज्यादा टारगेट करना है? बाउंड्रीज पे। ज्यादातर गलतियां कहाँ पे होंगी? बाउंड्रीज पे। तो ये क्या है, कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको रखनी है। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग बाउंड्री वैल्यू इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, क्या होती है ये? क्लियर है? अब आंसर कर पाओगे, समझा पाओगे?